नमस्ते बच्चों। देखो मेरे 2 दिन तक मैंने वीडियो नहीं डाल पाया मैं तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी मेरी, इस वजह से लेट हो गया। नहीं तो कंटिन्यू वीडियो जाएंगे आप लोगों के और हो जाएगा चैप्टर। इस तरह से नोट्स नहीं लिखा रहे तो 5 दिन में हो भी जाएगा। अभी कोविड टाइम चल रहा है तो घर पे रहो सब लोग और सुरक्षित रहो। देखो आज अपन इस लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस की। अपन ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर ली, उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन्स की बात कर ली थी, और अगला अपना जो टॉपिक है इसके अंदर है वो है केमिकल रिएक्शंस। और इम्पोर्टेंट रिएक्शंस इसमें मैक्सिमम रिएक्शंस अपन पढ़ चुके। आपको पता है एल्किन डबल बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड होने की वजह से, या अपन बोल सकते हैं एल्किन सैचुरेटेड होने की वजह से एडिशन रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा देगी, मतलब योगात्मक अभिक्रियाएँ देती है एल्किन। अब एल्किन की कौन कौन सी योगात्मक अभिक्रियाएँ ऐसे मैक्सिमम रिएक्शंस अपन पढ़ चुके हैं और आप लोगों को पता भी है कि योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है। योगात्मक अभिक्रियाओं में अपन ने इलेक्ट्रॉन नहीं योगात्मक अभिक्रियाएँ देखी थी यूनिट नंबर 1 के अंदर। उससे मिलती जुलती रिएक्शंस काफ़ी होगी, इसमें नेम रिएक्शंस आएगी। तो अपने उसी क्रम में सबसे पहले रिएक्शन है हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण अपन ने पढ़ी हुई थी, हाइड्रोजनीकरण उष्मा। तो ये बोला जाता है जो एल्किन होती है उसको अगर अपन निकिल पीडी या पीटी कैटालिस्ट की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएं हाइड्रोजन के साथ तो एल्किन से एल्केन बन जाता है, मतलब एल्किन डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन जुड़ जाता है। ये जो अभिक्रिया होती है इसको हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं और इससे निकलने वाली उष्मा को अपन बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण उष्मा। और जब एनर्जी बाहर निकलेगी तो उस अभिक्रिया को अपन बोलते हैं ये एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कौन सी? उष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। ठीक है, देखो ये अपन बात करें हाइड्रोजनीकरण के अंदर कि C डबल बॉन्ड CH2 कोई भी कैटालिस्ट ले सकते हैं अपन, निकिल PD या PT, उत्प्रेरक की उपस्थिति में रिएक्शन होगी और यहाँ पर डबल बॉन्ड जुड़ जाएगा। इसकी मैकेनिज्म अपन देखेंगे कि ये जो रिएक्शन होती है ये एक सिस एडिशन होता है। क्या होता है? सिस एडिशन, मतलब इस पर जुड़ने वाले जो हाइड्रोजन होते हैं वो दोनों एक तरफ से जुड़ते हैं, इसलिए इसको अपन बोलते हैं सिस एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, ये अपनी जो रिएक्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से इसका अगर एग्जाम्पल लेना चाहूँ मैं तो कोई भी कैटालिस्ट ले लो आप, PD PT, ठीक है, और यहाँ पर बना दो ये अपनी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया होती है। इसकी अगर मैकेनिज्म की मैं बात करूँ तो इसकी मैकेनिज्म बहुत बढ़िया है, क्रियाविधि है जो बहुत अच्छी क्रियाविधि है इसकी। देखो इसकी क्रियाविधि की अगर मैं बात करना चाहूँ, आप लोगों को बताना चाहूँ क्रियाविधि में क्या होता है इसकी में, आप लोगों ने पढ़ा होगा एडजोर्बेंट। एक तो होता है अधिशोषण, एक होता है अधिशोषण होता है, एक होता है अवशोषण। तो ये बोला जाता है कि जो धातु होती है ना, निकिल PD PT जो भी है, उस पर पहले जो हाइड्रोजन गैस है वो अधिशोषित हो जाती है। क्या हो जाती है? एडजॉर्ब हो जाती है। फिर उस अधिशोषित जो धातु होती उसी पे आकर कौन जुड़ जाता है? अपना एल्किन जुड़ जाएगी। जब दोनों एक ही धातु की सरफेस पे जब ऐड हो जाती है तो धीरे धीरे जो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है H2 बॉन्ड वो कन्वर्ट हो जाता है एक अपन बोल सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के रूप में और उस पर जुड़ जाता है, अधिशोषित हो जाता है धातु पर। धातु पर अधिशोषित होने के बाद जो एल्किन है वो भी आके उसका जो पाई कॉम्प्लेक्स है वो टूट जाता है और वो भी जुड़ जाता है उस पर। दोनों पास पास आती है और ऐड होती जाती है। देखो इसकी मैकेनिज्म इस तरह से अपन देख सकते हैं, जैसे अपनी जो हाइड्रोजन है वो किसी भी मेटल पर जो धातु होता है अपना, मान लो ये अपनी कोई धातु है, इसकी सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाएगी इस तरह से, इस तरह से एडजॉर्ब हो जाती है, इस पर ये जुड़ जाती है। फिर ये जो अधिशोषित जो अपनी धातु होती है ये एल्किन अणु के द्वारा जो अधिशोषित हाइड्रोजन वाली अपनी धातु होती इस पर एल्किन अणु आकर अधिशोषित होता है या आक्रमण करता है। इस पर कौन आता है? अपना एल्किन अणु आता है। और मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर दोनों जो एल्किन है वो एक तरफ से आकर अटैक करते हैं और इसमें जब ये जुड़ता है तो ये बोला जाता है कि दोनों के दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड से जुड़ते हैं। इसकी वजह से अपन बोल सकते हैं कि ये जो अपना योग होता है ये समपक्ष योग होता है। कौन सा योग होता है बच्चों? समपक्ष योग होता है। ठीक है, देखो एक बार अब इधर जैसे ये है, अब इस पर ये एल्किन जुड़ेगी तो ये एल्किन भी ऐसे ही जुड़ जाएगी, जैसे यहाँ से डबल बॉन्ड था ये पाई कॉम्प्लेक्स होता है, ये टूट जाता है, टूट के इस पर जुड़ जाता है।
फिर धीरे धीरे ये हाइड्रोजन जो है इसके साथ जुड़ जाता है। पहले एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन स्थानांतरित होता है, उसके बाद में दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पर स्थानांतरित हो जाता है। देखो इसमें ऐसे आपको नोट्स में सब मिल जाएगा, ये ज़्यादा चिंतित होने की बात है नहीं। इसमें इस तरह से ये हाइड्रोजन लगता है इस पे। अब दूसरा जो हाइड्रोजन है वो भी इस पे ऐड हो जाएगा। दूसरा हाइड्रोजन है वो भी ऐड होने की प्रोसेस में होता है। देखो एक मिनट सॉरी, पहले जो अपना ये है एल्किन, ये हाइड्रोजन जुड़ जाता है इस पर। फिर इसी तरह से दूसरा जो हाइड्रोजन है वो भी इस पे ऐड हो जाता है, और ये बोला जाता है दोनों के दोनों हाइड्रोजन एक ही तरफ ऐड होते हैं, इसलिए ये जो अपना एडिशन होता है इसको अपन समपक्ष योग बोलते हैं। कौन सा योग बोलते हैं? समपक्ष योग बोलते हैं। इस तरह से हाइड्रोजनीकरण हो जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, आगे काम आएगा, यहाँ नहीं तो आप लोगों के ये जो अभिक्रिया होती है बोला जाता है इसके अंदर अभिकारक और दोनों अभिकारक होते हैं वो अलग अलग प्रावस्था में होते हैं, और जब अभिक्रिया दो अलग अलग प्रावस्थाओं में होती है तो उसको विषमांग उत्प्रेरण या विषमांग, जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना फेज, विषमांग प्रावस्था अभिक्रिया बोलते हैं। इस अभिक्रिया को अपन क्या बोल देंगे? विषमांग उत्प्रेरण भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी अपनी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। मैंने बोला कि जो कार्बन डबल बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन से ऐड हो जाता है, और ये जो अभिक्रिया होती है इसको हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। इसके दौरान एनर्जी जो रिलीज होती है उसको हाइड्रोजनीकरण उष्मा बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है तो इस रिएक्शंस को अपन क्या बोलेंगे? इस अभिक्रिया को अपन बोलेंगे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म आप लोगों ने देख लिया। सबसे पहले निकिल पीडी या जो भी अपन धातु लेते हैं उस पर हाइड्रोजन गैस अधिशोषित होती है, एड्जॉर्ब होती है, फिर उसी अधिशोषित हाइड्रोजन वाली सतह पर एल्किन आके जुड़ जाता है। एल्किन फिर दोनों एल्किन में से जो एक एक हाइड्रोजन है वो कार्बन पर आकर अटैच्ड हो जाता है। इसमें इस तरह से अभिक्रिया होती है, और इस पर दोनों कार्बनों पर लगने वाला हाइड्रोजन एक ही तरफ आके जुड़ते हैं, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? सिस एडिशन या समपक्ष योग के नाम से भी जानते हैं। और इसमें दोनों के दोनों कैटालिस्ट होते हैं, वो दोनों के दोनों उत्प्रेरक होते हैं, दोनों के दोनों अभिकारक होते हैं, अलग अलग प्रावस्था में होते हैं, इसलिए इसको विषमांग उत्प्रेरण भी अपन बोल सकते हैं। देखो अगली अभिक्रिया अपनी है। अब अगली जो रिएक्शन है वो है अपनी इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ये अपन ने अच्छे से पढ़ ली। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसके वेग निर्धारक पद में किसी एक इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग होता है, इनको अपन इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के नाम से जानते हैं, या बोल सकते हैं वेग योगात्मक अभिक्रियाएं जिनके वेग निर्धारक पद में इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग होता है, उनको इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में सबसे पहले अपन काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, उन सब एग्जाम्पल्स में से अपन पहला एग्जाम्पल की अगर बात करें तो अपन बात करेंगे हेलोजिनेशन या हेलोजनीकरण की। सबसे पहली रिएक्शन कौन सी इसमें? हेलोजनीकरण अभिक्रिया। और हेलोजनीकरण में अपन पढ़ चुके हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन क्या होती है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनके अंदर वेग निर्धारक पद में एक हेलोनियम आयन का आकर एडिशन होता है, इसको अपन हेलोजनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। मतलब हेलोजन आकर जुड़ते हैं, और ये पता अपन को एंटी एडिशन होता है। क्या होता है? एंटी एडिशन होता है। इसके अंदर दोनों हेलोजन अलग अलग साइड से आके जुड़ते हैं, इसलिए इसको अपन बोलते हैं एंटी एडिशन बोलते हैं। देखो यहाँ पर ये बोला जाता है कि जब एल्किन की अभिक्रिया Cl2Br2 किसी भी हेलोजन के साथ अपन अध्रुवीय विलायकों के साथ करवाते हैं, जैसे CCl4 जैसे अध्रुवीय विलायकों के साथ करते हैं, तो इसके अंदर समीपवर्ती डाइहेलाइड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? समीपवर्ती डाइहेलाइड्स बनते हैं, और दोनों के दोनों जो हेलोजन होते हैं वो बैक्स अलग अलग साइड से आकर जुड़ते हैं, इसलिए इसको अपन एंटी एडिशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी एडिशन। ठीक है, इसकी अगर मैकेनिज्म की अगर बात करें अपन तो देखो इसकी मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो मैकेनिज्म बहुत आसान मैकेनिज्म है इसकी।
क्रिया विधि। सबसे पहले अपन को पता है इसमें क्या बनता है। देखो जैसे ये एल्किन है, C डबल बॉन्ड C H2। पहला जो स्टेप होता है अपना वेग निर्धारक पद होता है। क्या होता है बेटा? पहला स्टेप अपना होता है वेग निर्धारक पद। और इस वेग निर्धारक पद में जब जो पाई संकुल बनता है, वो जो संकुल बनेगा वो अपना स्लो स्टेप होता है। क्या होता है? अपना स्लो स्टेप होता है। ये अपन को पता है। ये X2 जो होता है इस तरह से इस पर जुड़ता है, तो ये जो बनता है इसको अपन बोलते हैं पाई कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं इसको। ये पाई कॉम्प्लेक्स हो गया। अब इसमें पाई कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, ये बाहर की साइड जुड़ेगा। ये स्लो स्टेप होता है जिसमें एलोन। अब इसमें ये इस तरह से जुड़ता है। जुड़ेगा क्या? देखो होती कैसे रिएक्शन। इस बंदे के इलेक्ट्रॉन इधर, और जो X था ना इस पर तो लोन पेयर होते हैं, और यहाँ पर बन जाता कार्बोकेटाइन। और मैंने बताया था जब ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा हो जिसके पास लोन पेयर होता है, वो थोड़ी देर के लिए इसको स्टेबिलिटी प्रदान कर देता है। तो ये स्टेबिलिटी, ऐसे स्टेबिलिटी मिल जाती है जिससे अपना क्या बोलते हैं, चक्रीय हेलोनियम आयन बन जाता है। तो यहाँ पर ये बनेगा चक्रीय हेलोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको? चक्रीय हेलोनियम आयन बोलते हैं। ये अपना संकुल बन गया। ये अपन बोल सकते हैं इसको चक्रीय हेलोनियम आयन बोलते हैं। सिग्मा संकुल के नाम से इसको जाना जाता है। ये अपना पहला स्टेप होता है। इसमें स्लो स्टेप होता है। अपन को पता है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया 2 पदों में होती है। प्रथम पद में क्या होता है अपना सिग्मा संकुल का। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है? सेकंड स्टेप या द्वितीय पद में अपन को पता है क्या होगा अपना। प्रथम पद हो गया, द्वितीय पद में ये बैक साइड अटैक होगा। ये संकुल जो बना हुआ है इसमें क्या होता है बेटा? बैक साइड अटैक होता है। ये लो, ये जिधर से जोड़ते हैं उसके बैक साइड। और ये जो स्टेप होता है अपना फास्ट स्टेप होता है। तो ये एक इधर आके जुड़ गया और एक ये इधर जुड़ गया। तो ये एडिशन कौन सा हो गया अपना? इसको अपन बोल सकते हैं एंटी एडिशन। इस तरह से रिएक्शन होती है। और ये अपनी होती है हेलोजनीकरण अभिक्रिया होती है। पहला पद होता है जो अपना धीमी गति से संपन्न होता है, और ये जो अपना पहला पद होता है वो RDS होता है। क्या होता है? RDS। स्लो स्टेप अपन क्या बोलते हैं? RDS बोलते हैं बेटा इसको। और सेकंड स्टेप अपना कैसा होता है? फास्ट होता है। और पहला स्टेप अपना जो हुआ स्लो स्टेप RDS, उसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही हेलोनियम आयन का योग होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। मेरे हिसाब से पुरानी रिएक्शन है, कोई नई रिएक्शन तो है नहीं। तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। रिएक्टिविटी मैंने सब बता रखी है, किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, किसकी रिएक्टिविटी कम होती है। अब बात करते हैं अपन हेलोजन अम्लों के योग की। ठीक है, HX, एडिशन ऑफ HX। इसी में हेलोजनीकरण में कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। आप लोगों को हो तो बता देना मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाके। हेलोजन अम्लों का योग देखो फर्स्ट यूनिट में पढ़ने पड़ा था हेलो अम्लों का योग के नाम से। ये HX या HBr का एडिशन अपन हेलो एल्किन के एल्किन के साथ करवाते हैं। तो यहाँ पर क्या बनता है देखो, हेलोजन अम्लों के अंदर ये बोला जाता है कि जब एल्किन की अभिक्रिया HX के साथ करवाई जाती है तो यहाँ पर एक कार्बन पर हाइड्रोजन और एक कार्बन पर हेलोजन आकर जुड़ जाता है। इस अभिक्रिया को अपन हाइड्रो हेलोजनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? हाइड्रो हेलोजनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ये अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया में आप लोगों को पता है कि पहला जो स्टेप होता है स्लो स्टेप होता है, उसके अंदर हाइड्रोजन आयन जुड़ता है, और सेकेंड स्टेप के अंदर अपना हेलाइड आयन जुड़ता है। तो पहला जो स्टेप होता है वो अपना स्लो स्टेप होगा। क्या होगा बेटा? स्लो स्टेप। जैसे इसकी क्रियाविधि की मैं बात करूं, और पहला स्टेप जो स्लो स्टेप होता है उसके अंदर H+ आयन आकर जुड़ता है, इसलिए इसको अपन, और H+ आयन अपना क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ये एल्किन थी, इस एल्किन का जो पहला स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है। क्या होता है? स्लो स्टेप होता है। और इस स्लो स्टेप में कौन जुड़ता है अपना? इस स्लो स्टेप है, इसको RDS बोलते हैं अपन। H आगे जुड़ गया, कार्बोकेटाइन बन गया द्वितीय पद में। ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। द्वितीय पद में अपना X- आके जुड़ता है, और ये अपना फास्ट स्टेप होता है। तो एक तरफ हेलोजन और एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ जाता है। HX हेलो अम्लों का योग होगा। जैसे HCl, HBr इसका एडिशन करवा देते हैं। अब ये बोला जाता है इस अभिक्रिया के अंदर अगर सममित एल्किन है तो हाइड्रोजन या हेलोजन किसी भी कार्बन पर आकर जुड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता।
सेम प्रोडक्ट बनता है। परंतु ये बोला जाता है कि अगर अपनी जो एल्किन है वो असम्मित होती है तो यहाँ पर हाइड्रोजन और हेलोजन का जो योग होता है वो मार्कोनिकॉफ के नियम से होता है। किसके नियम से? मार्कोनिकॉफ नियम का नियम। एक बार इसको देख लिया आप लोगों ने। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर मार्कोनिकॉफ नियम की बात करने वाला हूँ, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो मार्कोनिकॉफ नियम की बात करूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर सम्मित एल्किन हो, जैसे ये सम्मित एल्किन है, ठीक है, इस सम्मित एल्किन पर अगर अपन हेलोजन HX का योग करवाएं, किसका? HX का योग करवाएं मान लो, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होते हैं वो, मान लो एक बार H इस पे जोड़ दिया, इसको 1 और इसको 2 दे दूँ मैं, H यहाँ लगाया, X यहाँ लगाया, इसी प्रकार से ये क्या बना अपना? हेलो एथेनी बना। इसी प्रकार से इस पे X जोड़ दिया मैंने, मान लो H की जगह X जोड़ दिया C1 पर, और इस पर C2 पे मैंने H जोड़ दिया, तो बनने वाले प्रोडक्ट एक ही है। ये एल्किन कौन सा? अपना सम्मित एल्किन। सम्मित एल्किन किसको बोलते हैं? कि ऐसा एल्किन जहाँ पर उस डबल बॉन्ड को काटने पर, तोड़ने पर दो अलग अलग भागों में सेम दो अलग अलग भागों में बढ़ जाए, वो एल्किन अपनी सम्मित एल्किन होती है। परंतु ये बोला जाता है असम्मित एल्किन पर, जैसे ये असम्मित एल्किन है, असम्मित एल्किन पर हेलो अम्लों का योग करवाते हैं तो वो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। और मार्कोनिकॉफ नियम क्या बोलता है कि जब हेलो अम्लों का योग असम्मित एल्किन पर करवाया जाता है तो हेलो अम्लों का जो नेगेटिव पार्ट होता है उस कार्बन पर जाकर जुड़ता है जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं, जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं, या अपन बोल सकते हैं उसका इलेक्ट्रॉन स्नेही पार्ट उस कार्बन पर जुड़ता है जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट यूनिट में भी बता दिया था, ऐसे आप लोगों को फिर भी बता दूँ। जैसे ये है 1 2 3, तो ये 2 नंबर का कार्बन, ये 3 नंबर का कार्बन, 2 नंबर पर हाइड्रोजनों की संख्या कम है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ बेटा, है ना, H ये CH3 हो गया, इस पे मैं X जोड़ रहा हूँ और इस पे तुम्हारा S जोड़ रहा हूँ। तो ये मार्कोनिकॉफ नियम है। मैंने क्या बोला? हेलोजन उस कार्बन पर जाकर जुड़ेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो, तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है। ये जो अपना नियम होगा ये मार्कोनिकॉफ नियम कहलाता है, और मैंने लिखवा भी दिया था इसको मार्कोनिकॉफ नियम को फर्स्ट यूनिट के अंदर कि मार्कोनिकॉफ नियम क्या होता है या क्या नहीं होता, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा इसमें बात करने वाले मार्कोनिकॉफ नियम के स्पष्टीकरण की। एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसको एक्सप्लेन करो कि मार्कोनिकॉफ नियम आया ऐसा ही क्यों हुआ। तो इसके स्पष्टीकरण की बात कर लेता हूँ मैं थोड़ी सी, कि मार्कोनिकॉफ नियम का स्पष्टीकरण कैसे होता है, कि इस तरह से ही क्यों जुड़ता है इसमें और क्यों नहीं जुड़ता। तो देखो इधर मार्कोनिकॉफ नियम का स्पष्टीकरण, ध्यान देना बेटा, इधर इम्पोर्टेंट बात है। जैसे ये बोला जाता है कि जैसे मान लो ये प्रोपेन है, क्या प्रोपेन, इस प्रोपेन पर मैं मान लो HBr का योग करवाने जाऊँ। किसका योग करवाऊँ? HBr का। इस HBr का योग करवाएं, यहाँ पर ये CH3 का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। क्या लग रहा है बेटा? CH3 का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। अगर अपन नंबरिंग की बात करें तो ये नंबरिंग ऐसे होगी 1 2 3। अब इस पर नंबर 2 कार्बन पर तीसरे ग्रुप का कार्बन का जो मेथिल ग्रुप है उसका प्लस आई लगने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन नंबर 2 पर इकट्ठी हो जाती है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब क्या बोलेगा कि इस डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो नंबर 1 कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे, यही तो बोलेगा। यहाँ पर क्या होगा बेटा कि इस CH3 ग्रुप का मेथिल समूह, इस CH3 मेथिल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इकट्ठी होगी, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक मेरिक प्रभाव की वजह से। तो यहाँ पे पार्सली पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे पार्सली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर HBr में से H प्लस और Br माइनस में टूटता है, तो ये इस तरह से टूट जाएगा यह बनने वाला प्रोडक्ट इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो कार्बोकेटाइन बना, वो जो कार्बोकेटाइन होगा वो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है बेटा। कौन सा कार्बोकेटाइन बनता है? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और अपन को पता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से अधिक स्थायी होता है। क्या होता है? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से अधिक स्थायी होता है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि ये तो बना 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो स्थायी प्रोडक्ट होगा। क्या होगा बेटा? स्थायी प्रोडक्ट बन जाएगा, जबकि अपना जो 1 डिग्री होता है उसमें कम स्थायी कार्बोकेटाइन बनता है। देखो यहाँ पर HBr
पहला जो स्टेप होता है अपना वो कौन सा होता है, अपना स्लो स्टेप होता है और उसमें H प्लस आके जुड़ जाएगा। तो ये CH3 हो गया, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो यहाँ पे ये इस तरह से लग जाएगा, ये बन गया अपना 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं इसको, अगर इधर की साइड ना करके इधर की साइड करना चाहें, क्या करना चाहें, इधर की साइड ना करके दूसरे नंबर पे कार्बन पर इसको अपन मान ले करवा दें, तो ये इस तरह से होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आना है और यहाँ पे ऐसे जोड़ दिया, तो ये जो बना 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना। और अपन को पता है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है वो कम स्थायी होता है। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव का मैंने नाम लिया। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या होता है कि वह प्रभाव जो अभिकारक की मांग पर उत्पन्न होता है और अभिक्रिया खत्म होने के बाद तुरंत समाप्त हो जाता है, इस प्रभाव को इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव के नाम से जाना जाता है। और ये जो प्रभाव होता है वो अस्थायी होता है। जिससे अपन बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की, प्रेरणिक प्रभाव की और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव की। तो इंडक्टिव इफेक्ट तो परमानेंट होता है, जबकि इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव होता है वो अस्थायी होता है, टेम्परेरी होता है, सिर्फ अभिकारक की मांग पर उत्पन्न होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा कि यहाँ पर कैसे कैसे अपन ने ये दोनों कंडीशन करवा के देख ली कि अगर अटैक अपन C1 पे करवाएं या C2 पे करवाएं। C1 पर अटैक करवाएंगे तो अपन को मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट मिलता है, जबकि C2 पर अटैक करवाने पर अपन को 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि कम स्थायी होता है। तो इस तरह से अपन बोल सकते हैं कि मार्कोनिकॉफ नियम का स्पष्टीकरण, ये बात समझ में आ गई हुई है आप लोगों को कि हेलोजन कहाँ पर आके जुड़ता है। हेलोजन वहाँ आके जुड़ता है जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं, क्योंकि जो हेलोजन होता है वो सेकंड स्टेप में जुड़ता है और सेकंड स्टेप में जुड़ने से पहले इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो कार्बोकेटाइन स्थायी होगा, उसी पर हेलोजन आके जुड़ेगा तो वो प्रोडक्ट ज़्यादा स्थायी होगा। अपन को पता है कि अगर अपना इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है तो बनने वाला प्रोडक्ट भी ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है बेटा, आगे अगली रिएक्शन पे ध्यान दो। देखो अगली रिएक्शन है मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। इसको अपन क्रॉस प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। जैसे अपन बोल सकते हैं कि असम्मित एल्कीन पर जब HBr का योग करवाते थे पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो ये जो प्रभाव होता था अपना क्रॉस प्रभाव कहलाता था या पेरोक्साइड प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो रिएक्शन अपन ने भी मार्कोनिकॉफ पढ़ा था एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के नाम से इसको जानेंगे। जस्ट अपोजिट होता है मार्कोनिकॉफ के मतलब कि हेलोजन उस कार्बन पर जुड़ता है जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। और ये क्यों जुड़ता है क्यों नहीं जुड़ता अपन ने यूनिट नंबर फर्स्ट में बात कर ली थी एक तरह से अच्छे से, जिसमें 3 स्टेप अपन पढ़ते थे, श्रृंखला प्रारंभन पद, श्रृंखला संचरण पद और श्रृंखला समापन पद मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया के अंदर। फिर भी थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ मैं कि इस अभिक्रिया को अपन अगर प्रोपेन पर HBr की रिएक्शन करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ले लें अपन, यहाँ पे क्या लें बेटा पेरोक्साइड, तो अपना बनने वाला प्रोडक्ट कुछ इस तरह से होगा कि जो अपना H है वो तो यहाँ जुड़ेगा और Br यहाँ जुड़ता है और इसको पेरोक्साइड प्रभाव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसकी क्रियाविधि की बात करूँ मैं, क्रियाविधि यहाँ पूरी नहीं बताऊँगा, आप लोगों को मैंने कई बार बता दिया है। पहला पद प्रथम पद होता है वो श्रृंखला प्रारंभन पद होता है, द्वितीय पद होता है श्रृंखला संचरण पद होता है और यही अपना जो श्रृंखला संचरण पद होता है यही स्लो स्टेप होता है।